मेरे साथ डॉक्टर रितु हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। इनको इसलिए नौकरी में ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है दूसरी बार, क्योंकि ये लगातार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब, शोषित, वंचित समाज की आवाज़ उठा रही थी। इसका इनको सजा दिया है। तो क्या समाज इनके साथ खड़ा होगा, या आप अपनी एक और बेटी को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ देंगे? डॉक्टर रितु जगदेव बाबू की वैचारिक संतान हैं और उनके रास्ते पर चल रही थी, उसकी कीमत भी चुका रही है। लेकिन अब समाज के जिम्मे है कि क्या डॉक्टर रितु के साथ वो खड़े होते हैं या इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। फिलहाल डॉक्टर रितु ने तय किया है कि वो अपनी इस संवैधानिक लड़ाई को, अपने इस अधिकार को जो उनका संविधान देता है, बाबा साहब का संविधान देता है, और जो इस देश के लोग जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनको क्या होगा, उन्हीं से कुछ सवाल करना चाहती हैं। पहले तो डॉक्टर रितु आप पूरा वाकया बताइए कि आप कहाँ पढ़ा रही थी और क्या पूरा मामला है। जी, मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र भी रही हूँ और अभी मैं पिछले 1 साल से अगस्त से दौलत राम कॉलेज में पढ़ा रही थी और बहुत अच्छा चल रहा था सारी चीज़ें। स्वाभाविक तौर की बात है कि जिस तरह के मुद्दों पे मैं बोलती हूँ, सरकार की नीतियाँ अगर दलित विरोधी हैं, अगर एससी, एसटी, ओबीसी के विरोध में है, कुछ ऐसी चीज़ें वो लेकर आते हैं तो मैं उनका विरोध करती हूँ और खुल के करती हूँ। और जो भी आज दिन तक मैंने कहा है, बहुत अपने उस बयान पे अभी भी अटल हूँ, कुछ भी मैंने ऐसा गलत नहीं कहा और एवरीथिंग इज़ देयर आउट इन द पब्लिक। यूट्यूब पे है, मेरे फेसबुक पेज पे है, सब कुछ है वहाँ पे। तो इस चीज़ें मुझे बहुत पहले समझ में आ रही थी, लेकिन मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी इन चीज़ों को जब तक मेरे सामने ना हो, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट में देखती थी कई बारी 1-2 लोगों का थोड़ा सा मिसबिहेव मेरे साथ, या लोगों का अजीब सा इंट्रैक्शन सीनियर प्रोफेसर्स का, कुछ मैं देखती थी, नोट करती थी, लेकिन मैं उस चीज़ पे विश्वास करना नहीं चाहती थी कि यही एक कारण है। सो मुझे ऐसा लगता था इट्स ओके, मैं अगर मैं दूसरों के लिए बोल सकती हूँ तो मैं अपने लिए तो लड़ ही सकती हूँ। तो इतना आसान नहीं है हमें मूर्ख बनाना, जो आज दिन तक हमारे लोगों के साथ होता आया। लेकिन ये नहीं पता था कि बोलने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी जो आज मुझे मिली है, क्योंकि 10 तारीख को हमारा रीज्वाइनिंग था। यूजुअली यूनिवर्सिटी जब समर वेकेशन के बाद ओपन होती है तो जुलाई में हो जाती है। इस बारी कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये यूनिवर्सिटी जो हमारी ओपन हुई वो 10 अगस्त को हुई। तो सर, जब मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहले 1 दिन पहले 9 तारीख को टीचर इंचार्ज जो होती है वो हमें ज्वाइनिंग देती है, तो वो मुझे टेक्स्ट करती है कि सारे, मतलब मेरे साथ जो 5 और एडहॉक काम कर रहे हैं उन सबको टेक्स्ट करती है कि आप इतने बजे डिपार्टमेंट में पहुंच जाइएगा, 11:30 मैं आपकी ज्वाइनिंग साइन कर दूंगी और अपना प्रोसेस फॉलो कर दीजिएगा। और फिर उन्होंने कहा अगर ऑनलाइन है तो अभी भेज दीजिए। उस प्रोसेस में क्या होता है कि सर प्रिंसिपल का एक ऑफिशियल मैसेज आता है कि यू हैव टू कम इन पर्सन टू द कॉलेज, आपको कॉलेज आके साइन करना है। सो हम लोग सारे कॉलेज पहुंचते हैं और सबसे पहले मैं पहुंचती हूँ और मेरी टीचर इंचार्ज आती है और वो भी सबसे पहले पहुंचती हैं और वो मेरा साइन कर देती है। हम बाकियों का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही मैं अपना ज्वाइनिंग लेके एओ के कमरे में जाती हूँ देने के लिए, तो मैं देखती हूँ रजिस्टर पर जो बाहर रखा था उसमें मेरा नाम ही नहीं है साइन का। 4 एडहॉक्स का नाम है, मेरा नाम ही नहीं है। मैं एकदम से सरप्राइज भी हुई। मैं अंदर जाती हूँ, मैंने उनसे रीज़न पूछा और वो कहते हैं मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। मैंने फिर पूछा कि सर, लाइफ नहीं लाइवलीहुड तक छीन रहे हैं आप ऐसे सिचुएशन में, कोरोना पैंडेमिक के सिचुएशन में, कोई तो आपके पास रीज़न होगा इसका। नहीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं, बट आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। अगर आपको जवाब चाहिए आप एक बारी प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, वो अकेली है। मैं फटाफट से प्रिंसिपल के रूम में जाती हूँ। फॉर्चुनेटली वो अकेली बैठी थी। जैसे ही मैंने उनसे सवाल किया कि मैम ये क्या है, ऐसे ऐसे मैंने सुना है, क्या ये सच है? मुझे कोई रीज़न भी नहीं दे रहा। तो आगे से तर्क देती हैं कि हाँ ये सच है, नहीं मिलेगा ज्वाइनिंग क्योंकि हमारे पास वर्कलोड नहीं है। पूरे कॉलेज में 120 टीचर के लिए वर्कलोड है, 101 और एक टीचर के वर्कलोड नहीं है पूरे कॉलेज में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट, ये तो उनका लॉजिक है। आपको क्या लगता है, आपको किस वजह से ये सब आपको क्यों हटाया जा रहा है? मैं वही बता रही हूँ, उनका जो लॉजिक था, उन्होंने लॉजिक देते देते बहुत सारी चीज़ें अपनी इस तरह से व्यक्त करी जिसमें मुझे साफ साफ पता चल गया। जब वो इस तरह से कह रही थी कि क्लास में भाषणबाजियाँ नहीं चलेंगी, जब उन्होंने जैसे ही इतनी बात बोली, जबकि मैं क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ऑनेस्टी से रहती हूँ और मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक मेरे पास फ़ोन में पड़ा एज ए प्रूफ। मेरा लॉजिक ये सिर्फ जातिगत मुद्दा है। आप अगर इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो ये बोलने की सज़ा है। कैसे? क्योंकि जो चीज़ें मेरी आउट एंड पब्लिक में हैं वो चीज़ें उनके फ़ोन में भी, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, अभी से नहीं, ये चीज़ें जनवरी से चलती आ रही हैं। जनवरी से जो कॉलेज का इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक मेरा रिजर्वेशन के मुद्दे पे ही एक जगह रैली थी तो वहाँ पे मैंने कुछ बोला था रिजर्वेशन को लेके, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो वो कॉलेज में बहुत सारे टीचरों ने मुझे भेजा था। वो जो रैली तो नहीं थी जो रोस्टर को लेकर जो आंदोलन हुआ था कि एससी, एसटी, ओबीसी को प्रोफेसर नहीं बनाया जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, रोस्टर को लेकर आंदोलन हुआ था, वही रैली थी। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी
कि हमारे रिजर्वेशन को हमेशा से आपको पता है जब SC एक्ट को डिल्यूट कर सकते हैं, रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, आए दिन यूनिवर्सिटी में इस तरह से होता है कि आप एक SC/ST के टीचर को हटा देते हैं और कह देते हैं नॉट सूटेबल कैंडिडेट फाउंड। आज भी हमारे SC/ST टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है, प्रोफेसर्स नहीं है हम में से। ST/ST OBC में से आप देखेंगे, OBC के अगर आप देखेंगे तो 9 लोग हैं सिर्फ। तो सिस्टम में हम लोग नहीं हैं, और हम लोगों को अगर बोलते हैं, अपने मुद्दों पर लड़ते हैं, निडर होकर, बड़े मुखर होकर अगर हम अपनी कोई चीज़ रखते हैं तो हम लोग इनको अखरते हैं। ये नहीं चाहते कि हम लोगों जैसे लोग सामने आए। एक बहुत बड़ी अगर आप चीज़ देखेंगे, एक तो एडहॉक टीचर, क्योंकि एडहॉक को ये रखते ही इसलिए है कि कभी भी निकाल दिया जाए। एडहॉक की पोजीशन अपने में ही बहुत वनरेबल है और एडहॉक की कोई जुबान नहीं है। और ऊपर से अगर एडहॉक ऐसी कम्युनिटी से, मार्जिनलाइज्ड OBC SC दलित कम्युनिटी से होगा तो वो और निशाने पर, और अगर वो एडहॉक बोलता होगा तो वो और इनके निशाने पर, और अगर वो महिला है तो उसकी सजा आप देख लीजिए जो मेरे साथ हो रहा है। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप श्योर हैं कि आपको जाति की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है? जी बिल्कुल मैं श्योर हूँ, और 100% मैं श्योर हूँ। ये रीज़न है क्योंकि जो रीज़न वो दे रही हैं वो मुझे मेरे सामने रखे। देखिए, अगर आप किसी को रीज़न देते हैं जो वो ये कह रही है कि फीडबैक है या कंप्लेन है, मुझे बताना चाहिए था ना। मैं 1 साल से अगर आपके इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हूँ, आप 4 महीने का हमें रिचार्ज कूपन देते हैं जो हमारा 4-4 महीने पे एक ज्वाइनिंग लेटर दोबारा एक रीज्वाइन होता है। तो आप जब दोबारा रीज्वाइनिंग देते हैं तब वो इशू क्यों नहीं आता? आपने मुझे कॉलेज में बिठा कर क्यों नहीं कभी समझाया? ऑलमोस्ट आपने तब अटैक किया जबकि MHRD का लेटर है सर, MHRD का लेटर यूनिवर्सिटी के पास है कि किसी भी एडहॉक को आप रीज्वाइन नहीं करवा सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते और किसी और को उसकी जगह पे नहीं ला सकते। जो एडहॉक है वो टिल परमानेंट अपॉइंटमेंट तक वहीं रहेगा। देन व्हाई आई एम? पूरी यूनिवर्सिटी में देखिए सिर्फ एक अकेला मुद्दा आपको दिखेगा, तो क्या ये जातिगत नहीं है? क्योंकि मेरी विचारधारा प्रिंसिपल की विचारधारा से सीमित नहीं, मिलती नहीं है। उनकी विचारधारा और है, ये विचारधारा की। देखिए, आप वोट के समय हिंदू होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जातिवाद का प्रखर रूप है। SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को अब अगर आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हैं, तो आपको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। जो क्रीम नौकरियां हैं, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी, वहाँ जातिवाद है। आप सब्जी बेचिए, आलू बेचिए, ठेला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप चपरासी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप डॉक्टर रितु की तरफ प्रोफेसर बनती हैं और सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाती हैं, अपने समाज के हकूक़ की बात करती हैं, तो आपको ये सब झेलना पड़ता है। डॉक्टर रितु, आगे क्या तय किया आपने? इस लड़ाई को कैसे आगे करेंगी? जुडिशियरी सिस्टम में जाएंगी, सामाजिक आंदोलन में जाएंगी, क्या लोगों से क्या कहेंगी? जी, जो मुझसे बेस्ट हो पाएगा मैं सबको अप्रोच करूंगी, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ पता है कि मैं सच के साथ हूँ। और अगर मैं दूसरों के लिए लड़ती हूँ, दूसरों के हकों के लिए बोलती हूँ, तो मैं अपने हक के लिए तो हम बिल्कुल जिस तरह से खड़ी हूँ वैसे खड़ी रहूँगी। और मेरा यही एक मानना है कि मैं ये भी चाहती हूँ कि जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे उनसे ये साथ चाहती हूँ कि वो इस चीज़ में आगे आएँ, क्योंकि अगर आज मैं हूँ तो कल आप लोग भी हो सकते हैं। और आज मैं इसलिए डटी हूँ कि सर, वी हैव टू आंसर आवर फ्यूचर जनरेशंस। अगर हम जैसे लोग मुंह बंद कर दिए गए, पीछे बिठा दिए गए, निकाल दिए गए, बोलने की ऐसी सजा दी गई कि सिस्टम में से अंदर हमारे खिलाफ प्लानिंग करके हमें निकालना, क्या सर, काट लेना, लाइवलीहुड छीन लेना। क्योंकि सर आपको पता है जॉब्स नहीं है। हमारा देश इतने बुरे दौर में जा रहा है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी है। तो जब हमारे पास जॉब्स नहीं है, तो अगर आपकी एक इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ सर। आप सोचिए कि एक डिप्राइव्ड कम्युनिटी से आने वाला इंसान, चाहे वो SC, OBC, ST, चाहे माइनॉरिटी, उसके लिए एक बंदा गवर्नमेंट सर्विस में होना कितनी बड़ी बात है। उनकी पूरी कम्युनिटी के लिए एक बंदा अगर आगे जाता है तो उनके कितने लोगों का भविष्य अच्छा करता है। और अगर हमें बोलने की ऐसी सजा, तो ठीक है सर, फिर आ जाइए, क्योंकि मैं बहुत तथ्यों के साथ, बहुत प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। मेरे से अच्छा टैलेंट मेरा कोई नहीं बता सकता। मेरा जो है आउट एंड अबाउट, इज ऑल इन पब्लिक, एवरीथिंग इज देयर। सो आई नो मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, और मैं इसी दृढ़ता के साथ लगी रहूंगी, लड़ूंगी, और आई विल फाइट एंड आई विल विन। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट।